10 वर्षों में कितने लोगों को दिया रोजगार, बीजेपी को देना चाहिए जवाब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह का बयान। कहा कल तक पाकिस्तान की बात करने वाले अब इलेक्शन लड़ने वालों को देना होगा जवाब। अपोजिशन जमातें जम्मू कश्मीर को वापस धकेलना चाहती हैं तबाही की तरफ। राम माधव का बयान। कहा हुकूमत साजी में लेंगे कश्मीर की कौम परस्त ताकतों की हिमायत। एनसी और पीडीपी के साथ नहीं करेंगे कोई इत्तेहाद। राम माधव को है इंटेलिजेंस तक रसाई हासिल, दिखाएं कि एनसी कहां उठा रही है साबिक मिलिटेंटों से फायदा। उमर अब्दुल्लाह का बयान। कहा आजाद उम्मीदवार कौन है, किसको होगा इनके लड़ने से फायदा। 2 जगह से लड़ने पर कहा कि मजबूत है पार्टी। लोकसभा इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त के बाद उमर अब्दुल्लाह वोट की भीख मांगने पर मजबूर। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान। कहा उमर हैं खौफजदा, पहले की कर चुके हैं लोग मुस्तरद। नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दीली की वजह पीडीपी। डॉक्टर महबूब बेग का बयान। कहा एक मुतबादिल के तौर पर उभरी है पीडीपी, खत्म कर दी है सियासी जमातों की इजारादारी। एनसी और कांग्रेस के कुछ लीडरान आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में, ऐसे बागी लीडरान के खिलाफ होगी कार्रवाई। सीनियर कांग्रेस लीडर जीए मीर का बयान। तारिक हमीद कर्रा ने दाखिल की कागजात नामजदगी। कहा कश्मीरियों के छीन लिए गए हैं हुकूक। इलेक्शन न लड़ने की बात करने वाले उमर अब्दुल्लाह अब 2 सीटों पर मैदान में। रविंदर रैना ने कहा कि उमर का है दोहरा मेयार। कहा बीजेपी बनाएगी अगली हुकूमत। एनसी को करार दिया कश्मीर और जम्मू के लोगों की दुश्मन। वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के साथ बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे इंतखाबी मुहिम। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान। कहा मंशूर जारी करने के अलावा रैली से करेंगे खिताब। मुख्तलिफ लीडरों से मुलाकात का भी प्रोग्राम। सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने जारी किया अपना मंशूर। 370 और रियासती हैसियत की वापसी के लिए जद्दोजहद का अज़्म। 87 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की जांच के लिए अदालती कमीशन की मांग। पीएसए और दीगर सख्त कवानीन को मनसूख करने का वादा। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के राहुल गांधी और उमर अब्दुल्लाह पर तनकीद। कहा खोखले नारों से कर रहे हैं लोगों को गुमराह। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर फैलाना चाहते हैं दहशतगर्दी। पीडीपी के यूथ इंचार्ज वहीदुर रहमान परा ने की राम माधव की नुक्ताचीनी। कहा साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है तो कश्मीरियों को कौमी धारे में आने से नहीं होना चाहिए एतराज। नौजवानों से पोलिंग में हिस्सा लेने की अपील। बीजेपी ओबीसी मोर्चा इंचार्ज सुनील प्रजापति ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा जम्मू कश्मीर में रहने वाली ओबीसी कम्युनिटी के लिए नहीं कहा एक भी लफ्ज। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मंशूर पर देनी होगी वजाहत। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने कहा है कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि 10 वर्षों में उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया। फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि इन लोगों को जवाब देना होगा जो कल तक पाकिस्तान की वकालत करते थे, आज वही इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने किसी भी पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं। वो बीरवा से एनसी उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी के कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। आगा सैयद रूहुल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के प्रॉक्सी कर रहे हैं ताकि नौजवानों को रोजगार से मुहर्रिर किया जा सके। ये कल तरुण जुग का उनसे जरा पूछिए 10 साल में उनने कितने रोजगार दी है यहाँ पे। हमसे क्यों सवाल करते हैं, वो तो हुकूमत कर रहे थे। कहाँ है रोजगार यहाँ के लोगों की? क्या महंगाई को कम किया? बल्कि हमको हमारा सब कुछ लूट के ले गए। अब इज्जत बच गई थी वो भी ले जा रहे हैं। उसका जवाब देंगे। राहुल गांधी ने राहुल बाद यहाँ पे सियासी करवट बदली है और जो अलायदी पसंद लीडर्स है वो और उनके रिश्तेदार फॉर्म भर रहे हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? ये उनको जवाब देना चाहिए। जो कल तक पाकिस्तान करते थे
उनको जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने आप भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के हामी रहते हैं। ये बातचीत फारूक अब्दुल्ला नहीं कर सकता। ये बातचीत हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कर सकते हैं। ये उनका फैसला है। आप चाहते हैं कि मज़ीद आगे चलकर और बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? मेरा पहला स्टेटमेंट भी देख लीजिए, उसमें क्या मैं कहता हूँ। बीजेपी कह रहा है कि इलेक्शन जो सरकार होगी वो हम बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? हम भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। राहुल गांधी ने कल बयान दिया था। राहुल गांधी फारूक साहब, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर होगा? जो पावर्स दिए गए हैं वो एलजी के पास है। अगर यहाँ पर सरकार बना दी गई तो उस वक्त मैं आपको एक बात कहूँ, हम उनके गुलाम नहीं हैं। हम इस रियासत के मालिक हैं, यहाँ के लोग। ये बात याद रखिएगा और उनके पल्लवों से कहता हूँ, होश करें। राहुल गांधी तूफान आएगा, उस तूफान का मुकाबला करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कल एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुकूमत बनेगी तो आने वाले दिनों में 370 के लिए बिल असेंबली में पेश की जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? हुजूर, अल्लाह के वास्ते पहले इलेक्शन होने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, जब सरकार बन जाएगी उस वक्त ये पूछिएगा। हाल ही में गुलाम अहमद खान यहाँ से मुस्तफा हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक बड़े वर्कर माने क्या जाते हैं करेंगे? बीरवा से। क्या आपको जमात लग रहा में है लोग आते हैं, impact जमात पड़ रहा में है जाते हैं, सेगमेंट के लिए? इसमें क्या करेंगे आप? कितने लोग गए, कितने लोग आए और आज भी आ रहे हैं। ये दौर चलता रहता है इलेक्शंस में। आने वाले असेंबली इंतखाबात में क्या कुछ नजरिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? आपने हमारा मंशूर पढ़ा है? हाँ, अगर पढ़ा है तो वो मंशूर आप लोगों के सामने लाइए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उमर ने राम माधव के बयान पर कहा कि वो उन्हें दिखाएं कि एनसी साबिक मिलिटेंटों से कहां फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि माधव को इंटेलिजेंस तक रसाई हासिल है। उन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवार कौन है जिन्हें सिलेक्शन में उतारा जा रहा है और इनकी लड़ाई का फायदा किसको होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो 2 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं कि इनकी पार्टी मजबूत है और यकीन है कि वो जीतेंगे। उमर ने कहा कि वो अपने मंशूर से पहले ही बता चुके हैं कि वो बताना चाहते हैं कि 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले कबूल है। इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक कांग्रेस के बयान पर उमर ने कहा कि वो इस बात का एहतराम करते हैं कि लीडरान ताउन कर रहे हैं। उमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। Given that we know who the independents are that are being fielded in this election and who will benefit from their fighting, I think it's a bit rich of Ram Madhav Sahab to say the National Conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. I was under the impression that as a result of what Delhi did, that these people were rendered neutral, that they had no more say. Clearly, Ram Madhav is suggesting that these people actually hold power over what voters will decide, which then would suggest that everything they have done after 5th August 2019 has been for nothing. उधर रविंद्र रैना के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मौजूद राम माधव ने कहा कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर में भी क्लीन स्वीप करेंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद एक मुहिब वतन और कौम परस्त हुकूमत को इख्तिदार में आना है। माधव ने कहा कि अपोजिशन जमातें जम्मू कश्मीर को वापस तबाही की तरफ धकेलना चाहती हैं। वो खुद मुख्तारी की वकालत कर रहे हैं और कांग्रेस हुर्रियत हैरत अंगेज तौर पर उनकी हिमायत कर रही है। एनसी दहशतगर्दों की जेलों से रिहाई की वकालत कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ एनसी का यह नर्म रवैया इंतहाई काबिले मजम्मत है। सुनिए। हमारा पूरा विश्वास है कि जम्मू की जनता अपना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में शांति, व्यवस्था और विकास लाने के लिए पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया, विशेषकर पिछले 5 साल में इस राज्य में जो परिवर्तन आया, उसको देखते हुए जम्मू की जनता हमें ही बड़ा मैंडेट देगी। वापस सेपरेटिज्म को लाने का जो
घोषणा पत्र लेकर आए हैं ना, ऐसा एनसी पीडीपी जैसे पार्टियों को कतई स्वीकार नहीं करेगी जम्मू की जनता, ये हमारा पूरा विश्वास है। हमारे बीजेपी के कैंडिडेट घाटी में भी करीब 20 सीट्स पर लड़ रहे हैं, पर हमको पता है कि और भी वहां अनेक दल, अनेक इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। परिस्थिति क्या होगी और चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। इतना मैं वापस कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर असेंबली में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरने वाला है और बीजेपी का अगुवाई में ही सरकार बनेगी। मैंने साफ कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती का जमाना समाप्त है, उनके अलावा एक नया नेतृत्व घाटी में भी उभरेगा और भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ जम्मू में उभरेगी। एक नया कश्मीर है तो नई सरकार आने वाली है। तो वहीं सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त का सामना करने के बाद उमर अब्दुल्ला वोट की भीख मांगने पर मजबूर हुए। सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला इस बात से शदीद खौफ में है कि कश्मीर के लोग उन्हें लोकसभा इंतखाबात में पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। देखिए, डरे हुए हैं क्योंकि कश्मीरियों ने उन्हें अभी ताज़ा सबक सिखाया है। लाखों की वोट से वो हारे हैं और वो जो दम भरते हैं कि हम 370 लाएंगे, 35A लाएंगे, हम जो है यहाँ के उग्रवादियों को छोड़ेंगे, यासीन मलिक और बिटा कराटे को छोड़ेंगे जिन्होंने यहाँ पर कत्ल किए हैं, इस प्रकार की बात को करने वाले वो कश्मीरी जो आज शांति का सांस ले रहे हैं। कश्मीर की माएँ जो हैं उनके उग्रवादी, उन बेटे उग्रवादी नहीं बन रहे। जो स्कूल जाते हैं तो पत्थर लेके नहीं जाते, वो बस्ता लेके जाते हैं क्योंकि लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं ना। उनको पिछले बार तो नहीं उन्होंने निकाली थी टोपी, लोकसभा में नहीं निकाली थी, अभी उनको मजबूर होना पड़ा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेटा और खुद मुख्यमंत्री रहा, जब उसको कश्मीर के लोग ही उसका जो है उसकी औकात बता देते हैं, उसको सबक सिखाते हैं, तो यही गिड़गिड़ाना पड़ता है। यही लोकतंत्र का जो है तकाजा है। ये लोग जो अपने शख्सी राज करते थे, सुल्तान बने हुए थे। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी उम्मीदवार अनंतनाग डॉक्टर महबूब बेग ने उमर अब्दुल्ला की जानिब से टोपी उतारकर वोट की अपील और 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के रद्द-ए-अमल में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दीली की वजह पीडीपी है। अनंतनाग में डॉक्टर बेग ने कहा कि पीडीपी एक मुतबादिल के तौर पर उभरी है, इसने यहां पर सियासी जमातों की इजारादारी खत्म की है। उमर साहब का मुझे जब वो गांधरबल गए थे, उमर साहब, उन्होंने वो कैब करके वो कहा मैं भीख मांग रहा हूँ, हैंड फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे गुलगंडित जिसको बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था ये क्या अच्छी तब्दीली है, मतलब मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी तब्दीली है। जहां वो बिल्कुल अपोजिट, कहाँ एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे गए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नेमल बदल की बात कर रहा हूँ, मैं पीडीपी नेमल बदल जो मुफ्ती साहब ने दिए। देखिए ना, आप ही सोच लीजिए इसमें थोड़ी देर के लिए, अगर पीडीपी नहीं होती तो उमर साहब को मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ती कि अपना टेम्परामेंट वो बदल दें, जो उनका ओरिजिनल नेचुरल आपने देखा होगा पब्लिक टेम्परामेंट है, वो बदल नहीं जाता। मैं पीडीपी के बानी मुफ्ती साहब को सलाम करना चाहता हूं और महबूबा जी को सलाम करना। आप खुद सोचिए, जब ये मोनोपोली थी पॉलिटिक्स में, एक ही घर था, एक ही दुकान जैसे थी आम फहम बात में, एक ही दुकान थी, उसी दुकान से हर चीज लेनी थी, तो वो दुकानदार समझता है मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी बेच सकता हूं, लोगों को कुछ भी मुझसे खरीदना है क्योंकि और कोई दुकान है ही नहीं। तो पॉलिटिक्स में जो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नेमल बदल पीडीपी के रूप में आया, मुझे लगता है ये साउथ कश्मीर के लोगों को मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। यानी वो खुद के लिए ह्यूमिलेशन समझते थे, यही तो मैं कहता हूँ एरोगेंस। मगर अपनी पार्टी को, सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसको कहता नहीं हूँ, अपनी पार्टी को ह्यूमिलेशन के लिए भेज देते, खुद ह्यूमिलेशन। यही तो टेम्परामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। खुद नहीं ह्यूमिलेट हो जाऊंगा, फिर सडनली फॉर ग्रांटेड नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब मजबूर हूं। उससे पहले भी मजबूर थे वो, पार्टी उनके लिए कभी भी खड़ी हो सकती थी। अब मैं मजबूर हूं, मैं वो ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करके यूनियन टेरिटरी में दाखिल हो जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर जारी किया है। 370 और 35A की बहाली के साथ साथ रियासती हैसियत की वापसी के लिए जद्दोजहद करने का अहद किया गया है। मंशूर में एक बड़ा वादा
1987 के असेंबली इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का क़याम है। पीसी ने 87 के इंतखाबात को जमहूरियत का कत्ल करार दिया और कश्मीर में आज के सियासी अदम इस्तेहकाम को इस वाक़ये से जोड़ा। पीसी ने सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए कश्मीरियों के ब्लैक लिस्टिंग को खत्म करने का भी अज़्म किया है। पार्टी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट और दीगर सख्त कवानीन को मनसूख करने के लिए काम करने का वादा किया। 13 जुलाई के यौम शहदा की तातील को बहाल करने, बीपीएल खानदानों को मुफ्त बिजली फराहम करने, गरीबों को ज़मीन की मिल्कियत देने, केसीसी के कर्जे माफ़ करने, तेज़ रफ्तार भर्ती को यकीनी बनाने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने और ख़वातीन RETs के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी मुतारिफ करने के वादे शामिल हैं। गवर्नमेंट जब बीपीएल के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट। सो वी बिलीव इट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स, जो इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर वहां बैठे हुए हैं। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स हैं, तो जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, PSA एंड अदर थिंग्स, दोज वी बिलीव दे शुड नेवर हैव बीन पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। They should never ever have been here in the first place. और जो हर फॉर्म ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया, we believe that needs to be decriminalized. और return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. Reintegration, जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, यू कांट पनिश देम फॉर ऑल देयर लाइव्स। देयर इज अ लिमिट टू पनिशमेंट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंटीग्रेशन। वी सीरियसली बिलीव दैट वी शुड ट्राई एंड रीइंटीग्रेट देम so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. तो फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people, and nobody is talking about them. तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। लेन देन में कुछ है नहीं, महंगाई सिर से ऊपर गुजार दी। लेकिन वो बिना पर्ची बिना खर्ची हमने युवाओं को नौकरी नहीं, वो तो पहले भी मेरिट के काम तो पहले भी चलते थे, कोई सी बात नहीं है। जो पढ़ागा वो लगेगा। समस्या तो विकास कार्य कम है जी। विकास कार्य कम है? हाँ जी हाँ। कोई हुए भी है विकास कार्य? विकास तो जी थोड़ा ही हुआ है, इतना नहीं है जैसे होना चाहिए। सरकार में जैसे 10 साल सरकार रही है तो इसमें विकास काफ़ी होना चाहिए था। तो अभी 10 साल से यहाँ MLA है, पहले यहाँ बीजेपी की MLA हैं, है ना, मंत्री भी रही, कुछ करवाया? नहीं, मंत्री ने जो देखो ऐसा तो नहीं है भाई नहीं करवाया है, करवाया तो है पर इतना नहीं करवाया जितना होना चाहिए था सरकार का, मौजूदा सरकार का हिसाब से। कलायत में भैया हुआ कुछ काम? कोई काम कुम हुए कलायत में? नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ? नहीं किसी प्रकार के? तो थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत। कांग्रेस लीडर और डूरू से पार्टी के उम्मीदवार जे मीर सेंट्रल शालटैंग से पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए JK PCC के सदर तारिक हमीद कर्रा के साथ थे। मीर ने कहा कि उन्होंने मुशाहिदा किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए हैं। मीर ने कहा कि हाईकमान ने कल कश्मीर में मीटिंग की और वोटों को तकसीम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असेंबली इलेक्शन या 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो, आज असेंबली इलेक्शंस के वास्ते पैरामीटर्स डिफरेंट है, कंटूर्स डिफरेंट है। वजह यह है कि इन 10 सालों में यहाँ के लोगों ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं, इतना ऑपरेशन और रिप्रेशन रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, या हम कहें तो डबल इंजन सरकार की तरफ से। एक साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी साइड से पहले गवर्नर रूल फिर LG रूल।
So this election is totally different from the earlier elections. आज का इलेक्शन जो है वो हम लोगों की शिनाख्त का इलेक्शन है, वो हम लोगों की आने वाले नस्लों के लिए प्रोटेक्शन का इलेक्शन है, वो हमारे जो यहाँ के जो लोगों के जज्बात के साथ खेला गया, खिलवाड़ किया गया, हमारे जो इख्तियारात छीने गए, हमें जो डिसएम्पावर किया गया, उस सारे का इलेक्शन है। ये लेन और ड्रेन का इलेक्शन नहीं है। और इसमें मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि डोंट टेक इट नॉन सीरियस, इसको सीरियसली लीजिए, ताकि अगर इस बार कोई गलती हुई तो आइंदा 100 साल तक वो गलती सुधरेगी नहीं। देखिए 90 सीटों में 1, 2, 3 जगह इस तरह का हो सकता है कि कई लोग ये कि मैंने इतने साल काम किया, मेरी सीट क्यों छोड़ दी, मैं लड़ूंगा, जनता मेरे साथ में है। वो दोनों तरफ है, कोई एक तरफ होता तो हम इल्ज़ाम देते, हमारी तरफ से। और आपने देखा होगा कि 5 सीटें हमको फ्रेंडली में भी डालनी पड़ी, इसीलिए कि दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग मतलब ये क्लेम था। और इत्तेफाक से उसमें से 2-3 जगह है जहाँ पर बीजेपी का एटलीस्ट विजिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये तय हुआ कि अगर ये लड़े हम लड़े, जहाँ एक तरफा वोट पड़ना था चलो 2 जगह जाए, 2 में से जो भी जीत के आएगा, तो बीजेपी को कम से कम वहाँ कोई स्कोप नहीं। मगर एक आध जगह पर हमें पहले फेज़ में देखना पड़ेगा जहाँ दोनों लड़ रहे हैं, तो उसको हम नज़र रखे हुए हैं। 11th आवर पर भी हमको अपील 2 में से एक पार्टी को विड्रा करना पड़ेगा विनेबिलिटी के हिसाब से, वो हम नज़र रखें, उसके लिए ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं। एक आध जगह पर जो हमने सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, उसमें हमारे पार्टी का एक ओहदेदार चुनाव में उतरा है, और 1-2 जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उनके प्रपोज कैंडिडेट थे वो भी इंडिपेंडेंट शेड में उतरे हैं। मेरे ख्याल से कल सीनियर लीडरशिप जम्मू कश्मीर में थी, उन सारी चीज़ों का मुआयना किया गया। आज या कल तक अपनी अपनी पार्टीज़ उन बागी लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। कांग्रेस भी अपने बागी जो नहीं विड्रा किया उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन ली जाएगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने राजौरी के नौशहरा असेंबली हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इनके हामियों की तरफ से रोड शो निकाला गया। अपने खिताब में रैना ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में जीत कर अगली हुकूमत बनाएंगे। मोदी हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के लिए बहुत कुछ किया है। रैना ने उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए कहा कि उनका दोहरा मेयार है। उन्होंने एक बार कहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। रैना ने कहा कि लोग ये भी जानते हैं कि इंतखाबात के बाद बीजेपी का वज़ीर आला बनेगा। रैना ने कहा कि वज़ीर आज़म नौशहरा भी जाएंगे और इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। ये बॉर्डर का एरिया है नौशहरा वेस्टर्न एरिया में जब बॉर्डर में फायरिंग होती थी तो लोग वहाँ से भाग जाते थे, पलायन करते थे। मोदी जी ने हर घर में बंकर दिया, इंडिविजुअल हर घर का बंकर, कम्युनिटी बंकर, सड़कें, हाईवेज, गरीबों को फ्री राशन, गोल्डन कार्ड, गांव में गरीब लोगों को मकान जो बना के मोदी साहब ने दिए हैं। तो पहले जब मैं एमएलए बना तो यहाँ डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी, मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया, कंप्लीट करवाया, और उसके बाद मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स यहाँ लाए। उसके बाद बॉर्डर के एरिया में जो नौशहरा का वेस्टर्न एरिया है, कलसियाँ, भवानी, झंगड़, शेर, मकड़ी, उसके बाद लंगर, गनिया, ढनक्का, चौकी हंडन, कलाल, लाम, पुखरनी, कंपला, उस एरिया में बॉर्डर के एरिया में हमने बंकर्स बनवाए लोगों के लिए। उसके बाद सड़कों का जाल हमने बिछाया। पीडीपी के यूथ इंचार्ज और पार्टी के पुलवामा असेंबली हल्के के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने राम माधव के बयान की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मुल्क के आइन में हर किसी को जमहूरी हक है। परा ने पुलवामा के हसन वनी और लोअर वरुण इलाकों में इंतखाबी मुहिम के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगरचे बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को पार्लिमानी इंतखाबात में उम्मीदवार बनाया, जिसका केस एनआईए की अदालत में जेर समात है, तो कश्मीरियों को कौमी धारे में आने से बीजेपी को एतराज नहीं होना चाहिए। के साथ जुड़ना चाहता है, जमहूरियत के साथ जुड़ना चाहता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और ख़ासकर हमारी पार्टी प्रेसिडेंट उस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि नौजवान के साथ रिकन्सिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन लोगों को, जिनको ये OGW कहते हैं, जिनको ये मिलिटेंट कहते हैं, जिनको ये सेपरेटिस्ट कहते हैं, वो इस जगह के
बाशिंदे हैं, वो इस जगह के रहने वाले हैं, हमारे नौजवान हमारे भाई हैं। हम उनको इन डेफिनेशन से नहीं देखते हैं। हम समझते हैं कि सुबह का बूला अगर शाम को घर आए तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत में एक कश्मीरी को वोट का, पॉलिटिकल प्रोसेस का या फॉर्म भरने का या इलेक्शन में खड़ा होने का हक नहीं है, फिर तो उसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं रहती जीने की। तो हमें लगता है कि उन्होंने जो राम माधव जी ने जो बयान दिया है उसको शायद उनको एक बार फिर देखना चाहिए कि दिस इज़ द लीस्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डू टू कश्मीर और गिव टू कश्मीरीज is that give them a process of participation, give them the right to choose their own representatives irrespective of their ideologies। आपने देखा बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को कैंडिडेट बनाया, वो तो टेरर अक्यूज्ड है, NIA में बंद रही है, उसके बाद बेल आउट हुई है और शी बिकेम मेंबर पार्लियामेंट। तो यहाँ किसी ने थोड़ी बोला क्यों बनी, कैसे बनी, वहाँ के लोगों ने उनको मैंडेट दिया। तो यहाँ के लोग जिन लोगों को मैंडेट देना चाहते हैं, कैंपेन करना। उधर पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी ने कहा कि कुछ लीडरान वोट मांगने की गरज से अपनी टोपियों की भीख मांगते फिर रहे हैं। मदनी ने कहा कि इनकी पार्टी ने हमेशा से ही आवाम की टोपी की इज्जत बनाए रखी। दिवसर हल्का इंतखाब के चौगाम, टंकीपुरा और दीगर इलाकों में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी को वोट देने की अपील की गई। डीजे पे पहुंचे कि अपनी टोपी उतारो, इन कश्मीरी के सामने डाल दो कि मेरी इज्जत रखो। ये मुकाम कश्मीर के लोगों को मुफ्ती मोहम्मद से ने दिया जब उसने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक मुतबादिल की हैसियत से जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। क्या वोट अपील करना चाहेंगे क्योंकि 18 सितंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके जरिए से तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासकर कश्मीर उसके बाद बिलखुसूस हल्के इंतखाब दिवसर जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक कैमू, ब्लॉक दूसर, ब्लॉक कोंड आता, मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अगर पीडीपी ने कुछ किया है इस इलाके के लिए तो पीडीपी को वोट दे। उधर इंचार्ज बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि कल वज़ीर दाखिला अमित शाह के 2 रोज़ा दौरे के साथ बीजेपी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मंशूर जारी करने के अलावा वज़ीर दाखिला बीजेपी के सीनियर लीडरों और दूसरे तबकात से भी मुलाकात करेंगे और इनकी राय लेंगे। वो अवामी रैली से खिताब भी करेंगे। मरकजी वजीर और बीजेपी जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने जम्मू में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्लाह पर जम्मू कश्मीर के लोगों को खोखले नारों से गुमराह करने पर सख्त हमला किया। न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए रेड्डी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। रेड्डी ने उमर को भी निशाना बनाया और इन्हें बदउनवानी और दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराया। रेड्डी ने इस मकाम का भी दौरा किया जहां अमित शाह विजय संकल्प सम्मेलन रैली से खिताब करेंगे। राहुल गांधी ने यहाँ 2 रैलीज की और निशाना साधा पीएम मोदी पे, और उन्होंने खास ये कहा कि आज विपक्ष इतना मजबूत है कि हम दबाव बनाएंगे कि स्टेट को रिस्टोर किया जाए। ये दबाव किसके ऊपर? जम्मू कश्मीर जनता के ऊपर दबाव डालेंगे क्या? जम्मू कश्मीर जनता आर्टिकल 370 नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जनता विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आतंकवादों से मुक्त चाहते हैं और पाकिस्तान का जोर जबरदस्ती से मुक्त चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, एनसी पार्टी जम्मू कश्मीर जनता के ऊपर दबाव डालकर फिर आर्टिकल 370 लाना चाहते थे। ये आज राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, जो उनका देन है, किसका देन है? इधर आतंकवाद का खून बहाना किसका देन है? एक कांग्रेस पार्टी का देन है जो भ्रष्टाचार राज हो, परिवार राज हो, ये सब कांग्रेस पार्टी का देन है। राहुल गांधी जी का जम्मू कश्मीर में आकर प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि उमर अब्दुल्ला ने कल एक बहुत ही भावनात्मक अपील की, अपनी टोपी उतार के लोगों से वोट मांगे, आप कैसे देखते हैं? क्यों वोट मांग रहे? जो जेल के अंदर जो आतंकवाद है उनको छोड़ने के लिए वोट मांग रहे क्या? जो पाकिस्तान भारत में आतंकवाद कर कर भारत को जो अस्थिरता पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, बार बार डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास करते हैं, उसको समर्थन देने के लिए वोट मांग रहे क्या? पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए वोट मांग रहे क्या? जो शंकराचार्य हिल्स है उसका नाम बदलने के वोट मांग रहे क्या? जो
इंडियन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको वापस लेने के लिए वोट मांग रहे क्या? किसके लिए वोट मांग रहे? किसके भला के लिए वोट मांग रहे? इतने साल परिवार राज चला के पूरा जम्मू कश्मीर लूटा है उनका परिवार, उसके लिए और लूटना चाहते हैं, लूटने के लिए वोट मांग रहे क्या? किसके लिए वोट मांग रहे हो? तो सीधा सवाल उमर अब्दुल्ला से, किसके लिए वो कल उन्होंने वोट मांगे? क्या वापस भ्रष्टाचार और आतंकवाद फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर में वोट मांगे हैं कल उमर अब्दुल्ला ने? ये सीधा सवाल जी किशन रेड्डी ने पूछा है उमर अब्दुल्ला को। और वहीं राहुल गांधी पे भी निशाना साधा। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैग, न्यूज़ 18 जम्मू। एमपी हमीरपुर बीजेपी अनुराग ठाकुर ने किश्तवाड़ का दौरा किया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार किश्तवाड़ शगन परिहार और पदर नागसैनी हल्के के उम्मीदवार सुनील शर्मा के हक में पद यात्रा निकाली। ठाकुर ने बीजेपी किश्तवाड़ के दफ्तर से पद यात्रा का आगाज किया और बस स्टैंड से होते हुए कलीद चौक में पद यात्रा इख्तिताम पसीर हुई। ठाकुर ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत के 60 साल बाद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कश्मीर में बर्फ के गोले खेलने नहीं आए। जब मोदी जी ने कश्मीर से 370 को खत्म किया तो आज गांधी खानदान वादियों में छुट्टियों का मजा ले सकता है। वापस लगा देंगे और वापस अलगाववाद, आतंकवाद को ले आएंगे। वापस खून खराबा होगा, वापस अशांति होगी, वापस पथराव की घटनाएं होंगी। क्या आप चाहते हो वापस पथराव की घटनाएं शुरू हो जाए? चाहते वापस गोलियां चल जाए? क्या आप चाहते हो विकास रुक जाए? क्या आप चाहते हो स्कूल बंद हो जाए? अरे कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा क्यों चाहती है? राहुल गांधी जी 70 साल में से 60 साल आपकी सरकार दिल्ली में और यहाँ पर है। आप तब तो कभी बर्फ के गोलों के साथ खेलने नहीं आए थे। तब तो यहाँ बम के गोले चलते थे, गोलियां चलती थी। ये मोदी सरकार ने, भाजपा ने 370 हटाई तो भाई बहन आकर बर्फ के गोले बनाकर खेल रहे थे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। विधानसभा चुनाव आ गया है, अब कैसे देखते हैं आप इसको? जी कांग्रेस की सीट लग रही है। अच्छा, पहले 5 साल यहाँ मंत्री भी रही तो उन्होंने मंत्री रही तभी तो काम नहीं हुआ जी। अगर मंत्री के होते हुए काम होते तो दिक्कत नहीं थी सर सीट को। तो 5 साल तो मंत्री भी रही कलायत की, फिर भी कोई काम नहीं हुआ ना जी? कोई तरक्की नहीं हुई। तो चोरियों ला रही जी, कोई समस्या नहीं कहेंगे, समाधान कोई। अच्छा, कानून व्यवस्था खराब है। हाँ जी। और अब सर चुनाव का समय आ गया तो सरकार बदलनी चाहिए या यही सरकार रहनी चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए, 10 साल हो गए जी। सरकार बदलनी चाहिए, भैया आप उससे करेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो सरकार बदलनी चाहिए, यही रहनी चाहिए? यही रहनी चाहिए। कुछ काम करवाया है? नहीं, ठीक है, काम करवा रही है। नौकरी नौकरी दे रही है। अच्छा, नौकरियाँ मिल रही है? बढ़िया तरीके से मिल रही है, ना भेदभाव हो रहा, नहीं भेदभाव हो रहा कुछ भी। अच्छा, और पहले की सरकारों में? पहले की सरकार में भेदभाव था, क्षेत्रवाद था, कोई प्रगति नहीं थी। फोन लिया गए। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बालपुरा शोपिया से शोपिया की तारीखी क्लॉक टावर तक एक जबरदस्त रोड शो किया। शोपिया से पार्टी के उम्मीदवार ने दीगर रहनुमाओं के साथ शिरकत की। पार्टी रहनुमा अबरार रशीद ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो गुज़िश्ता 70 सालों से गंदी सियासत में मसरूफ हैं। उन्होंने निशानदेही की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट मुतारिफ कराया था और अब वो दावा करते हैं कि अगर इख्तिदार में आए तो उसे खत्म कर देंगे। नौजवानों का था और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक आज एक वेव चली है इंजीनियर रशीद साहब का साथ देने के लिए। फिर रही बात, इंजीनियर रशीद साहब ने बीजेपी के साथ नहीं हाथ मिलाया है। अगर उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया होता तो शायद आज वो तिहाड़ जेल में बंद नहीं होते। वो आज भी कश्मीर के तर्जुमान बन के वहाँ पे 24 घंटे उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और फिर रही बात, आपने कहा कि मैं सियासत नहीं करूँगा, तो मैं उसका जवाब ये कहता हूँ तो मैं कौन सी सियासत कर रहा हूँ? ना मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना मेरा पार्टी में कोई पोस्ट है। जिस तरह से ये बाकी नौजवान वॉलंटियरली अपने
कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने के लिए निकले, वोट डालने के लिए निकले। मेरा भी जमहूरी हक है, मैं भी कैंपेन कर रहा हूँ। देखिए वो अभी सियासत में नहीं आए, हमने कोई ऐलान नहीं किया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो बस पार्टी चलाने के लिए आए हैं। कल को जब इंजीनियर जी साहब आते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठ के मिल के फैसला करेगी कि क्या इनको इलेक्शन लड़ना है या नहीं। हम इसके लिए नहीं आए, हम चाहते हैं कि हम कश्मीर की बात करें, हम खानदानी राज को तरजीह नहीं देते। हालांकि अभी कुछ मजबूरियाँ हैं कि मुझे भी मजबूरी में निकलना पड़ा कैंपेन के लिए, और आज मेरे जो है ये अंकल को भी आज नौकरी छोड़ के इसलिए आना पड़ा क्योंकि लोगों तक पहुंचना था, पार्टी को संभालना था, उसलिए आए। बाकी हमने कोई अभी मैंडेट का अनाउंस नहीं किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर नज़ीर अहमद लावे का कहना है कि वो 1987 की मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात कराएंगे और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इनका कहना था कि इनकी जमात मसला कश्मीर के हल के लिए पुरअज़्म है। लोगों को जो यहाँ पर बार बार जो वेरिफिकेशन हो रही है हमारे बच्चों की, जब मुसीबत में हम वेरिफिकेशन उसको हम खत्म करना चाहते हैं। तीसरी बात, हम चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन जो यहाँ मिलिटेंसी में रहे उनको सोसाइटी में कैसे लाएंगे, उनकी बाज़ाबाद के लिए हमारी सरकार क्या करे, ये मंशूर में हमारा। तीसरी बात हमारी ये है कि NIA जो रोज़ रेड लगाती है प्रॉपर्टीज़ को सीज करने के लिए, उसके लिए हमारी पॉलिसी है कि उसको हम कैसे ठीक कर देंगे, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ हमारे मुलाजिमों को, बहुत से लोगों को निकाला जाता है नौकरी से, वो क्यों निकाला जाता है, उसके लिए वो भी हमारे मंशूर में है कि उनकी रिहेबिलिटेशन को, उनकी वापसी हमारी पॉलिसी है। तीसरी बात हमारी है, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीरी पंतों की, कि हम कश्मीरी पंतों को फिर से यहाँ रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे, बहुत बड़ी अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। और भी कुछ जो बुनियादी जो हमारा मसला है कि 1987 में जो रिगिंग हुई, जिससे हमारे सारे मसले हो गए, कश्मीर हिल गया, कश्मीर की जो ज़मीन थी वो हिल गया 1987 में। उस रिगिंग में कौन लोग शामिल है उसका हम तहकीकात करना चाहते हैं, और लोगों को रियल स्टोरी बनाना चाहते हैं। अगर वो वहाँ के बच्चे मारे गए, जहाँ जो बच्चों ने लोग के खिलाफ दुख उठाया, वो पॉलिसी किसकी थी, वो उसमें कौन जिम्मेवार है, उन जिम्मेवारों को हम तख्तेदार तक पहुँचाना चाहते हैं। ये हमारा मंशूर है। और भी कुछ जो ख़वातीन जो यहाँ विधवा ख़वातीन हैं, और जो यहाँ यतीम बच्चे हैं लाखों में, जो यहाँ बच्चे और बच्चियाँ जो लाखों यतीम हैं, जिनके जो बेघर उजड़ गए हैं, उनके लिए हम सरकार क्या कर सकती है। हमारे पास उनके लिए पॉलिसी है कि उस पॉलिसी के तहत उनको हम रिहेबिलिटेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर गांदरबल से है, जहां के सनती इलाके में वाक़ गारमेंट्स फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। इस वाक़े में फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। इससे करोड़ों रुपये मालियत का नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने के लिए अगरचे फायर एंड इमरजेंसी मौके पर पहुंच गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने महकमे की नाक़िस खिदमात पर मायूसी का इजहार किया। लोगों ने महकमे की नाक़िस खिदमात पर मायूसी का इजहार किया। टीचर्स डे के मौके पर मुल्क भर में तालीमी शोबे में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले कई असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली टीचर डॉक्टर उरफाना अमीन को भी इस अवार्ड से नवाजा। तकरीब के दौरान इस साल के लिए बेस्ट टीचर्स अवार्ड तकसीम किए गए। तो वहीं यौम असातिज़ा के हवाले से बांडीपुरा के ओनागाम इलाके में गर्ल्स मिडिल स्कूल में एक अनोखी तकरीब मुनक्किद हुई। असातिज़ा ने रिवायत के बरक्स बच्चों से तहाइफ लेने के बजाय अपनी जेब से बच्चों को तहाइफ दिए। इलाके के सुबकदोश हुए सरकर्दा असातिज़ा को भी स्कूल बुलाकर इनमें तहाइफ तकसीम किए गए। स्कूल में सिर्फ 2000 रुपये के कलील मुशाहरे पर काम करने वाली फीमेल कुक्स में एक सूट भी तकसीम किया गया। ताहम इस स्कूल का एक और पहलू इंतहाई अफसोसनाक है कि यह स्कूल 1936 में कायम किया गया है और 78 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद स्कूल को आज तक अपनी बिल्डिंग नसीब नहीं हुई है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर रोज़ अपने असातिज़ा का एहतराम करें या उनके साथ मोहब्बत करें जिन्होंने हमको पढ़ाया है। लेकिन ये जो दिन हम मनाते हैं, इससे वो याद ताज़ा हो जाती है कि हमारी असातिज़ा के ताईं क्या जिम्मेदारी है। तो हमने एक सिलसिला यहाँ एक शुरू किया कि वो भी असातिज़ा थे जिन्होंने हमें पढ़ाया है। तो हमने फैसला लिया कि क्यों ना हम अपने असातिज़ा को आज इस दिन पर याद करें, उनको यहाँ लाएं, हम उनको गिफ्ट दें। क्योंकि एक ये था
दूसरी बात यह थी कि जो एक अच्छा सिलसिला था कि असातिज़ा को बच्चे गिफ्ट देते थे, लेकिन इसका एक गलत नतीजा ये निकला कि अब बच्चे इसमें बहुत सारी वो चीज़ें दाखिल हो गई थी जो बच्चों पेरेंट्स के लिए या वालिदैन के लिए एक बोझ बनती थी। बच्चे अपने वालिदैन को मजबूर करते थे बहुत कीमती गिफ्ट लाने के लिए। तो वो क्योंकि ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें जो बच्चे आते हैं वो गरीब घरानों से आते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होती थी उनको पेरेंट्स को उनको हमने कहा कि इस रिवायत को भी हम आज बदल दें। हम ही चूँकि हम कमाते हैं, हम ही बच्चों को यहाँ से गिफ्ट दें और एक नए सिलसिले का आगाज़ हम। उधर भारतीय फौज की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोहेल अखनूर में यौम असातिज़ा के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान स्कूल के बच्चों के लिए पेंटिंग का मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। बच्चों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया और अपने फ़न का मुजाहरा किया। मुकाबला जीतने वाले बच्चों को भारतीय फौज की जानिब से इनामात से भी नवाजा गया। इंसान क्या है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन उसमें थोड़ा वो दिखना चाहिए, अलग होगा क्योंकि कोर्स बुक्स में उनका लिमिटेड स्कोप है। उन्हें आप एक खबर जिला कठुआ से है, जहां चोर मुसलसल अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। ताज़ा वाकया जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर वाक़े पल्ली इलाके में सामने आया। चोरों ने जेके बैंक की ब्रांच में घुसकर वहां से डीवीआर स्कैनर और कैमरा उड़ा लिया। पुलिस ने केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू की है। तराल में हजरत शरीफ साहब का सालाना उर्स निहायती अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में रात भर दुरूद व अस्कार और मुनाजात की महफिलें आरास्ता हुई। वहीं आज दिन भर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी और आलमे अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सरजान अहमद बरकाती ने बीरवा हल्का इंतखाब से बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर लिए हैं। बरकाती की बेटी ने अपने वालिद के कुछ हामियों के हमरा टाउन हॉल बीरवा में कागजात नामजदगी दाखिल किए। कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भरा था, वहाँ से हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया गया। इंशाल्लाह हम उसके लिए कोर्ट में गए हैं, इंशाल्लाह वो हक हम ज़रूर हमें मिलेगा। अब हम यहाँ पे आए इसलिए क्योंकि हमें बखूबी मालूम है कि कश्मीर का हर एक बच्चा मेरे बाबा के साथ है। अब हमने फॉर्म भर दिया है, अब लोगों का इम्तिहान है। एक तरफ से है कुर्सी के पुजारी तो दूसरी तरफ से है मौलाना सरजाम बरकाती के जिंदा यतीम बच्चों को अपने माँ बाप से मिलवाना। उधर कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा कराए। गांधरबल असेंबली हल्के के लिए नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में साबिक सदर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख आशिक भी शामिल थे। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार गुलाम कादिर राथर, नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम की तरफ से अब्दुल रशीद और सरजान बरकाती के नुमाइंदे शामिल थे। हैं तो गांधरबल को दिखा देंगे। अब आवाम को डिसाइड करना है कि भाई हमें अपने लोगों को दिखाना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट कैसे होगी। आपसे वादा करते हैं कि इस बार आवाम ने मौका दिया, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे पूरे कश्मीर में। फॉर्म रिजेक्ट वहां से किया गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, आई बिलीव इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, आई बिलीव एंड आई हैव फुल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड वी आर गोइंग टू बीरवा एज वेल एंड इंशाल्लाह रहमान अगर यहाँ से भी हमें सिस्टम के जरिए या कुछ गुंडों के जरिए रिजेक्शन मिल जाता है या बीरवा से, आई विल ट्राई इन नॉर्थ कश्मीर बिकॉज आई एम विद एवरी प्रिजनर ऑफ कश्मीर। हम गांधरबल आवाम के लिए नुमाइंदगी हमने पहले भी किया है और आज भी हमें अगर गांधरबल का आवाम मौका देता है कि नुमाइंदगी करने का, तो मैं गांधरबल आवाम से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वो हमें एक बार हमें मौका दे असेंबली जाने में। जो बाहर से कैंडिडेट आएगा पैराशूट के जरिए उनको नकारिए, क्योंकि आज तक हम 70 साल हमारे साथ नकारा हुआ। खोखले वादे यहाँ करे कोई, मैं बिजली फ्री दे दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। जब वो जीतेगा तभी दे देगा ना, जो दिखता है वो बिकता नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बराए पहलगाम अल्ताफ कुलू का कहना है कि वो हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहे, जिसकी बुनियाद पर वो लोगों से वोट का तकाजा कर रहे हैं। सुनिए। इंशाल्लाह मैंने पहले भी आपको कहा कि
मैं लोगों को प्यार करता हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं। ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लोगों का प्यार है और मैंने भी इनसे प्यार किया, बाकी इसमें कोई दूसरी बात नहीं। और एक बात ये है कि आज लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह रहमान आप देख रहे हैं हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग सारे हमारे साथ है, इसमें कोई नहीं रुका है। इंशाल्लाह सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है इंशाल्लाह रहमान लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है इस मैनिफेस्टो से। देखिए चाहे दुश्मन छोटा हो बड़ा हो, इलेक्शन होता है, इसमें हर किसी को सीरियस लेना है। जब जितना हमसे हो सका इंशाल्लाह हम गाँव गली गली जाएंगे और लोगों को अपनी बात समझाएंगे और पुराना याद दिलाएंगे। मैं 2.5 साल MLA रहा हूँ, पौने 3 साल या 3 साल यहाँ पे, और जितना मैंने काम किया, जो मैंने बोया होगा, जो मैंने लोगों के साथ किया होगा, इंशाल्लाह रहमान लोगों को वो याद है, वो भूले नहीं है। और लोगों को डायरेक्ट एक्सेस है मेरे साथ। मैं उस वक्त भी अशमकाम में रहता था और इस्लामाबाद में, आज भी वहीं जब इलेक्शन जीता तब भी अशमकाम में और अनंतनाग में, तो लोगों को एक्सेस है मेरे साथ। बीच में इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, जिनको भी काम है वो मेरे पास डायरेक्ट आते हैं, तो लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवारों के हक में अनंतनाग में NC ने अपनी मुहिम में शिद्दत लाई। NC लीडर इमरान अमीन शाह की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने मलिकनाग और शेरपुरा इलाकों में डोर टू डोर मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में लोगों से अलायंस उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद के हक में वोट डालने की अपील की गई। गांदरबल हलके के लिए DPAP उम्मीदवार कैसर सुल्तान ने कहा कि उमर अब्दुल्लाह को अपने पार्टी कैडर ने कहा है कि वो गांदरबल सीट से हार जाएंगे। लोग एक मकामी उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हाथों में टोपी के साथ वोट मांगने के बावजूद गांदरबल हलके से अदम तहफ्फुज का शिकार है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। उमर साहब लोगों को यहाँ पे यकीन दिलाने आए हैं कि आप उस पर भरोसा करें। उमर साहब को पहले ये देखना है कि उनको खुद पे भरोसा है कि नहीं है। अगर खुद पे उनको भरोसा होता, ये सबका वज़ीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर के, गांदरबल से ये दो बारी इलेक्ट हो गए हैं, इनके वालिद साहब इलेक्ट हुए हैं। अगर इनको खुद के वोट बैंक पे भरोसा था, ये आज बडगाम में इन्होंने फाइल नॉमिनेशन की। इन्हें पहले ये चीज़ तय करनी होगी कि इनको पहले कहाँ पे कौन सा किसका भरोसा जीतना है। वो ट्रस्ट डेफिसिट पहले उमर साहब को खुद पे लागू होता है। ये लोगों की बात नहीं है, आवाम की बात है। आवाम ने इनको आज तक चुना था, आज इनको टोपी उतारनी पड़ी लोगों। और यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। अमित जी प्रगति थी, यहाँ समान विकास हो रहा है। हाँ जी, कुछ हुआ कलायत में काम यार ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ ठीक ही है, ठीक ठाक हुआ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ, तो कोई समस्याएं हैं कलायत की? समस्या सभी है यार, मैन समस्या पानी बिजली की पिंजू परेशान में है। हाँ, समस्या सभी है, सरकार में नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। डोडाई से बीजेपी उम्मीदवार गजा सिंह राणा ने धारा गांव का दौरा किया। इनके साथ बीजेपी जिला अकलीती सदर कौसर अहमद नतनू भी मौजूद रहे। राणा ने कहा कि 2014 से इक़्तिदार में रहने वाली हुकूमत के लीडरों ने यहां कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज तक लोगों को सड़कों और अस्पतालों से महरूम रखा गया और वोट के नाम पर लोगों को लूटा गया और सिर्फ दहशत फैलाई गई, रिश्वतखोरी और भाईचारे को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब यहां मोदी सरकार है और इन तमाम सियासी लीडरों की दुकानें बंद कर दी गई हैं। दावत दी जाती है बबलू जी। उधर बिरवा के आज़ाद उम्मीदवार मीर फरून का कहना है कि बिरवा का आज तक तमाम सियासतदानों ने इस्तेहसाल किया और ताबीर और तरक्की में पुश डाला, इसीलिए वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। मीर ने रिवायती सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने आज तक सिर्फ खोखले वादे किए।
वहीं बडगाम में कई आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। FM यूथ फोरम ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है। फोरम के चेयरमैन मुख्तार अहमद डान ने रिटर्निंग अफसर बडगाम के सामने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। डान ने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल के खातिर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वहीं पामपोर असेंबली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ गनाई ने पामपोर में डोर टू डोर मुहिम का इनेकाद किया। इस दौरान आसिफ ने लोगों को उनके हक में वोट डालने की अपील की। आसिफ ने बताया कि अगर वो कामयाब होंगे तो वो इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। तो इस बीच जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। सामा के नौजवान साबिक सरपंच रविंदर सिंह ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि वो सामा के नौजवानों और मकामी मसाइल के हवाले से अवाम के दरमियान जा रहे हैं। उधर शेख रियाज ने डोडा ईस्ट 52 हल्के के कई देहात का दौरा किया और मलिकपुरा भलीसा में एक रैली का इनेकाद किया। उन्होंने बाशिंदों से राब्ता कायम किया और इनकी हिमायत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अहमियत पर जोर दिया। पार्टी के सेकुलरिज्म और जामे तरक्की के अज़्म को उजागर किया। शेख रियाज ने बीजेपी और दीगर जमातों पर तनकीद की। पुंछ हवेली असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। पुंछ में जलसे आम के बाद हजारों हामियों के साथ एक मेगा रोड शो किया। चौधरी अब्दुल गनी ने पार्टी के जिला सदर राजेश कुमार शर्मा और राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना के साथ मुलाकात की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में रिटर्निंग ऑफिसर को अपने कागजात नामजदगी जमा किए। डीईओ डोडा हरविंदर सिंह ने आंगनवाड़ी कारकुनों और किसानों के साथ वोटरों की बेदारी के पैगाम को मुख्तलिफ अंदाज में फैलाने के लिए गेंगे के खेतों में जाकर मुहिम चलाई। डीईओ डोडा ने आंगनवाड़ी कारकुनों के साथ मिलकर मेरीगोल्ड के खेतों में एक रैली निकाली, जिसके बाद आने वाले पैगाम को फैलाने के लिए एक स्किट और मॉक वोटिंग की गई। 18 सितंबर को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर जमहूरियत को मजबूत करने में नाकाम रही। सुरनकोट असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी शाहनवाज हुसैन ने हजारों हामियों के साथ पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने अपने हामियों और पार्टी कारकुनों के साथ एक रोड शो करते हुए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। तो उधर पुंछ के मारूफ ठेकेदार और गुज्जर लीडर चौधरी मोहम्मद मकसूद ने पुंछ हवेली असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मोहम्मद मकसूद ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ गांव चांद डक में अपने घर से 100 से ज्यादा गाड़ियों में एक रैली निकाली, जो 10 किलोमीटर दूर पुंछ नगर के कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। यहां से रोड शो के बाद एक आज़ाद उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा कराए। उधर मेंढर असेंबली हल्के से कुल 11 उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। यह इत्तला इलेक्शन ऑफिसर आरओ इमरान रशीद ने दी। इन उम्मीदवारों में 4 सियासी जमातों के उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। आरओ इमरान रशीद ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा करने का अमल खुश उसलूबी से मुकम्मल कर लिया गया है और अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और दीगर इंतखाबी अमल शेड्यूल के मुताबिक किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में कारोबारी जज्बे को फरोग देने की एक मुश्तरका कोशिश के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बेमना श्रीनगर में एक रोज़ा आइडियाथॉन वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की नुमाइंदगी करने वाले अफराद की पुरजोश शिरकत इसमें देखी गई। 5 सितंबर 1998 में पुंछ के इलाके में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौज के 8 रेजिमेंट के एक शहीद सिपाही रमेश लाल को उनकी बरसी के मौके पर आरएसपुरा में उनकी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया गया। कई सियासी रहनुमा और आम लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे।
राष्ट्रीय पोषण माह हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है, जो खासतौर पर ग़िज़ाइयत और तिब्बी मुदाखलत के जरिए आम लोगों की सेहत की हालत को बढ़ाने के लिए वक्फ किया जाता है। इस साल ये तकरीब 31 अगस्त को मुल्क भर में शुरू की गई। इसका थीम एक पेड़ माँ के नाम है और हर AW में एक दरख्त लगाया गया था। इसके तहत तकरीबात, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग मुकाबले, साइकिल रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। महकमा सेहत और महकमा तालीम के ताउन से ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। इनमें खून की कमी, तकमीली खुराक, पोषण भी, पढ़ाई भी, तरक्की की निगरानी, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत का अहाता किया जा रहा है। इसका मकसद हमारी कौम की मजमूई ग़िज़ाइयत की हैसियत को बढ़ाना है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।